चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रप्रयाग दौरा था, लेकिन खराब मौसम होने के कारण नहीं वो जा पाए। यहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था। आइए अब आपका सीधा रुख करवाते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अगस्त्यमुनि में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। और आज एक जनपद दो उत्पाद योजना से भी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति को हर जगह पर स्थान मिले, उसके लिए हमने सरकारी नौकरियों में भी 30% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है। अब हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को स्थान मिलेगा। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से हमने राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण, जो 10% आरक्षण था, वो आरक्षण भी पारित कर दिया था, उस विधेयक को पारित कर दिया था। और माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पहले उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब विधिवत रूप से हमारे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को यह आरक्षण मिलने लगेगा। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा था कि आज मैं जब आप सबके बीच में आ रहा था सवेरे, आज 3 हमारे राज्य से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिन हमारे खिलाड़ियों ने, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत, तीनों लोगों से मैंने आज भेंट करी। पहले लक्ष्य से 2 दिन पहले यहां मिलकर गए थे। और हमारे छोटे राज्य से भी 4 लोगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना बहुत हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमने नई खेल नीति हम लाए हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना। उसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपए प्रतिवर्ष खेल उपकरण खरीदने के लिए भी ये राशि दी जाएगी। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है और होम स्टे योजना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार रूरल इंक्यूबेटर के माध्यम से भी कर रही है, अन्य प्रशिक्षण के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी कर रही है। हमारी सरकार ने अभी कैबिनेट में एक मंत्रिमंडल में तय किया कि 5 करोड़ से कम की पर्यटन परियोजनाओं पर भी 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहां पर इस प्रकार के नाम का बिल्कुल भी उल्लेख न करें, किसी अन्य नाम से वो मंदिर का निर्माण करें। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर चूंकि मैं वहीं पर आकर आप सबके बीच में ये कुछ घोषणाएं करना चाहता था, लेकिन अब मैं यहीं से आप सबके लिए वहां के क्षेत्र के जरूरी हैं उन घोषणाओं को कर रहा हूं। एक तो विजयनगर पठाली मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त लगभग 1500 मीटर भाग का जो सुरक्षात्मक कार्योपरांत है उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए की धनराशि तत्काल इसके लिए निर्गत की जाएगी। भड़ज में ITI खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को नगर पालिका बनाया जाएगा। तुकनाथ महोत्सव मक्कू को जिला स्तरीय मेले की घोषणा। म्याली बसु केदार गुप्तकाशी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉट मिक्स कार्य किया जाएगा। गुप्तकाशी PSC को उच्चीकृत कर उसको CSC बनाया जाएगा। महर्षि अगस्त्यमुनि जी के मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मचेगा जल्द होंगे हाजिर। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड
उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में वर्ष 2022 में सरखेत में आई दैवीय आपदा में प्रभावित 12 परिवारों को अपनी घोषणा अनुसार टेलीविजन सेट वितरित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा प्रभावितों के साथ राज्य सरकार हमेशा खड़ी है। कहा कि हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद सरकार प्रभावितों के प्रति गंभीरता से कार्य कर रही है। ये बेहद आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार पूरी ईमानदारी से इस कार्य को कर रही है। प्रभावित परिवारों ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री से अनुरोध किया है। इस दौरान महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार प्रकट करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने रक्षाबंधन के अवसर पर गढ़ी कैंट स्थित सैन्य क्षेत्र में देश की सुरक्षा में तैनात जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और जवानों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को भी महिला सैन्यकर्मियों ने राखी बांधी। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। उनके साथ रक्षाबंधन का ये पर्व मनाना हमारे लिए गर्व का विषय है। तो वहीं मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में सच्चा धाम घाट पर नहाने पहुंचे 2 पर्यटकों में से एक गंगा में बह गया। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक गंगा में बहने वाले पर्यटक का कुछ पता नहीं चला। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि आज पानीपत हरियाणा से 2 पर्यटक टैक्सी बुक करके तपोवन पहुंचे। दोनों पर्यटक गर्मी होने की वजह से सच्चा धाम घाट पर चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज करके नहाने के लिए चले गए। तब तक अचानक एक पर्यटक का पैर फिसला और वह देखते ही देखते गंगा में बह गया। सूचना मिलते ही जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन में गंगा में बहने वाले पर्यटक का पता नहीं चल सका है। गंगा में बहने वाले पर्यटक की पहचान 25 वर्षीय आनंद शर्मा के रूप में हुई है। आनंद शर्मा के दोस्त जावेद ने पुलिस को बताया कि वे पहली बार तपोवन घूमने के लिए आए थे। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। वे पानीपत से ऋषिकेश के लिए निकल गए हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भारत विकास भी और विरासत भी
जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं ऋषिकेश से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चर्चित मिर्गी रोग डॉक्टर अब कर रहे कैंसर का भी इलाज। गंगा तट स्थित होटल में 8 से 10 दिनों का लाख रुपए पैकेज, थेरेपी और बेहतर पर्यावरण से कैंसर को ठीक करने का दावा। चर्चाओं में बना मिर्गी के बाद अब कैंसर करने का इलाज। आगे भी कई अहम जानकारियां की जाएंगी साझा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर चर्चित मिर्गी रोग डॉक्टर अब कैंसर का भी इलाज कर रहे हैं। गंगा तट स्थित होटल में 8 से 10 दिनों का लाख रुपए पैकेज बताया जा रहा है। थेरेपी और बेहतर पर्यावरण से कैंसर को ठीक करने का दावा किया जा रहा है। चर्चाओं में बना मिर्गी के बाद अब कैंसर करने का इलाज। आगे भी कई अहम जानकारियां की जाएंगी साझा। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से टिहरी के कुमारडा क्षेत्र में जंगल गदेरा उफान पर आ गया है, जिससे सीतापुर गांव को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। पुलिया के बहने से जंगल में बने एक रिसोर्ट में 8 पर्यटक फंस गए हैं। जान खतरे में दिखाई दी तो पर्यटकों ने कंट्रोल रूम को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी राम नरेश शर्मा एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने आपदा उपकरणों की मदद से पर्यटकों को सकुशल गदेरा पार करा के उनकी जान बचाई। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि गदेरे के उफान पर आने से सीतापुर गांव के 9 ग्रामीण भी जंगल में फंस गए थे, तो उनको भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। एसएसपी ने बारिश के चलते पर्यटकों और लोगों को बरसाती नदियों से दूर रहने की सलाह दी है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है।
इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भराड़ीसैंण से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कल से शुरू होगा मानसून सत्र। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कल से शुरू होगा मानसून सत्र। 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर तैयारियां हुई पूरी, सुरक्षा और सुविधा चाक चौबंद। भराड़ीसैंण में आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। विपक्ष ने मुद्दों को लेकर बनाई रणनीति। कानून, आपदा, रोजगार, स्वास्थ्य, भू कानून सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस ने बनाई रणनीति। आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं भराड़ीसैंण से, जहां पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कल से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गई है। सुरक्षा और सुविधा चाक चौबंद रहेंगी। भराड़ीसैंण में आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, कल से प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि विपक्ष कितना तैयार, क्योंकि देखा जाए कि लगातार विपक्ष मुद्दों को लेकर बैठा रहता है और हर बार एक ही बात सामने आती है कि सत्र में जाके ये मुद्दे उठाएंगे। तो इस बार विपक्ष के पास क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल संदीप, कहें तो कल से 3 दिन का सत्र जो है वो भराड़ीसैंण जो ग्रीष्म राजधानी है वो वहां पर शुरू हो रहा है और जिसके लिए सभी वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और साथ ही कहें तो आज भाजपा विधायक दल की बैठक भी देर शाम वहां पर गैरसैंण में हो, भराड़ीसैंण में होगी और विपक्ष भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंच रहा है। साथ ही विपक्ष लगातार इस बात को आरोप लगा रहा था कि 3 दिन का जो सत्र है वो बहुत ही कम है। 3 दिन का जो सत्र बहुत ही कम है, क्योंकि इतने कम समय में जो हम लोग अपने मुद्दे नहीं उठा सकते, कई चीजें जनता की आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन सरकार की ओर से यही कहना था कि इतना कोई सरकारी कामकाज नहीं है जिससे कि सत्र की अवधि बढ़ा जा सके और इतने समय में सारी चीजें पूरी हो जाएंगे। तो इस चीज को लेकर लगातार कहीं ना कहीं पहले ही जो विपक्ष है वो सरकार पर निशाना साध रहा था। और सबसे बड़ी बात है, कानून व्यवस्था होगी, रोजगार, स्वास्थ्य, भू कानून, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष उठाएगा और कहीं ना कहीं हंगामेदार भी यह सत्र हो सकता है। इस चीज की एक भले ही कहा जा रहा है कि नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सत्र चलेगा, पर लगता बहुत कम है क्योंकि कई ऐसे विपक्ष के मुद्दे हैं। क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को यही कह रहा था कि कुल मिला के कहें कि पहले ही सरकार ने 3 दिन का सत्र रखा है वो बहुत कम समय पे। पहले ही लगातार जब सवाल इस प्रकार के उठ रहे थे तो लगता है जो कल से सत्र शुरू हो रहा है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार जरूर होगा। अब यही देखना है कि इस 3 दिन के सत्र में क्या कुछ विपक्ष अपनी कितनी बातें कहता है और सरकार उन बातों को कैसे कहती है, ये अब देखना होगा। तो कल से भराड़ीसैंण में 3 दिवसीय सत्र कहें तो 21, 22, 23 3 दिन का सत्र, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कमल, विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री जो जवाब देंगे वो भी तैयारी में है। लेकिन इस बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि सत्र और जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या कुछ बिल ऐसे जो है खास जो लाए जा सकते हैं। और क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा में जब नई सरकार बनी है, बजट पेश हुआ है, उसके बाद ये प्रदेश का पहला सत्र देखा जा रहा है, मानसून सत्र। इसको लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कहें तो लोकसभा सत्र के बाद कहीं हाँ ये जो है कि मानसून सत्र उत्तराखंड में अब शुरू भराड़ीसैंण में होने जा रहा है, पर कुल मिला के कहें, मैंने कहा ना सरकार कहीं विधेयक ला सकती है। अब वही देखना होगा क्या क्या
सरकार यहाँ पर लाती है। पर सबसे बड़ी बात है, जो विपक्ष सरकार पे लगातार सवाल उठा रहा था कि आपने जो सत्र करा है वो 3 दिन का सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज रूप में रखा जा रहा है, तो इसको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे और वो देखने को भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। और बल्कि सरकार का यही दावा था कि इस प्रकार की बातें नहीं है, क्योंकि इतना कामकाज नहीं है, लेकिन विपक्ष इस बात को बिल्कुल जोर शोर से बात कह रहा था। अब वही देखना है अब सरकार क्या यहाँ पर बिल लाती है और विपक्ष क्या अपनी जो बातें लगातार जो आरोप लगा रहा था, अब उसको चाहे वो लगातार बोल रहा है कानून व्यवस्था के हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर वहां बहस होती है या सदन में हंगामे की भेड़ चढ़ता है, या क्या बातें कुछ जनता के मुद्दे भी वहां निकल के आएंगे जो प्रश्नकाल जो बड़ा अहम माना जाता है वो भी क्या स्थिति रहेगी, अब ये देखना होगा। क्योंकि कल से शुरू हो रहा है और कहें तो 3 दिन का मात्र सत्र है। अब यही देखना, दावे दोनों सरकार से और विपक्ष से लगातार दोनों तरफ से जारी हैं। अब किन मुद्दों पर कितनी बहस निकल के आती है या क्या हंगामे की भेंट इस बार फिर चढ़ जाएगा, ये जोर देखना होगा। इसका हमें इंतजार भी करना होगा। सरकार ने सभी व्यवस्थाएं लगभग वहां पर पूरी कर ली है, क्योंकि एक पर्वतीय क्षेत्र में ये जो बीसा राजधानी भैरहडीसैंण आता है, तो हर चीज के तरीके से वहां पर तैयारियां पूरी की गई हैं। सुरक्षा की व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्था हो, बड़ी कड़ी व्यवस्था। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने भी पहले यहाँ पर 2 दिन पहले वहां की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करी थी और सभी दिशा निर्देश जारी किए थे। अब उनका भी यही कहना है कि शांतिपूर्ण सत्र चलना चाहिए जिसमें जनता की बातें निकल के आए और कहीं ना कहीं उनका हल भी निकले, कहीं ऐसी चीजें निकल के आए। अब वही देखना है कि क्या स्थिति इस बार होती है, क्योंकि कहना बड़ा मुश्किल है। दावे जरूर किए जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सत्र शांतिपूर्ण चलेगा और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। अब वही देखना है कितने मुद्दे उठाए जाते हैं और कितना सरकार से जवाब दिया जाता है, या ये सत्र भी फिर वह कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और फिर यही होता है, सरकार विपक्ष पर लगती है और विपक्ष सरकार पर अब लगाता है और ये चीजें बार बार होती नजर आ रही है। बिल्कुल कमल, शाम में बताया जा रहा है कि बीजेपी विधानमंडल की बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा होने वाली है, क्या कुछ खास रह के आ सकता है? और बात अगर बैठक की करें तो विपक्ष की बैठक को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या विपक्ष की तरफ से भी कोई बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है? बिल्कुल सही है। बहुत अभी कहूं तो दिल्ली में भी सभी विधायकों की हाईकमान ने वहां पर बैठक करी थी, वहां भी कई प्रकार की चर्चा हुई थी। और कुल मिला के कहें कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी वहां पर होगी, भारतीय जनता पार्टी विधायक, दोनों बैठकों में आगामी जो सत्र होना है कल से शुरू हो रहा, उसमें रणनीति तय की जाएगी। विपक्ष यही कि कैसे मुद्दे उठाएं और कैसे सरकार पे तीखा हमला किया जा सके और विपक्ष और सरकार कैसे उन हमलों का जवाब दिया जा सके और कैसे इस सत्र को चलाया जा सके, ये दोनों के लिए सरकार के लिए एक चुनौती होगी और विपक्ष के लिए भी किस प्रकार यहाँ पर सरकार पे वो अपना दबाव डाल पाते हैं, यही चीजें देखनी होंगी। दोनों की विधायक दल की बैठक होगी और दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाकर कल से जो सत्र शुरू हो रहा और उसमें अपनी रणनीति के तहत अब उसमें कार्रवाई चलेगी। वही देखना है कि क्या क्या चीजें कल से वहां पर निकल के आती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं खबर भैरहडीसैंण से, जहां पर कल से मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। 3 दिवसीय सत्र रहेगा। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियां पूरी करके बैठे हैं। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।